यूट्यूब के डिजिटल चैनल मिशन पॉसिबल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में इस धरती माँ का कोई विकल्प नहीं है, उसी प्रकार से इस धरती माँ पर हम सब की माँओं का भी कोई विकल्प नहीं है। अपनी माँ की चरणों में चरण बंदन करते हुए मैं आज की परिचर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज की परिचर्चा इतिहास लेखन पर है। इतिहास लेखन को मैं 2 वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आज के पहले वीडियो में मैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। इस पूरी परिचर्चा को मैं 6 बिंदुओं में बांटकर प्रस्तुत करूँगा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, तथा कथित जो विद्वान थे उन्होंने क्या अवधारणा बना रखी थी, इस इतिहास लेखन के पीछे सिद्धांत कौन कौन से काम कर रहे थे, इन सिद्धांत का आधार क्या था, यह इतिहास लेखन कब प्रारंभ हुआ और इसकी क्या विकास प्रक्रिया रही। तो इतने बिंदुओं में हम लोग इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को समझेंगे। मेरी जो पूरी परिचर्चा है ये सिविल के विद्यार्थियों के लिए, इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आइए हम लोग देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य जानने से पहले आपको 3P कंसेप्ट जानना होगा। 3P कंसेप्ट, अंग्रेजों के जो 3P कंसेप्ट था, एक पी से था पावर, दूसरा पी है पैसा और तीसरा पी है पॉलिसी। तो अंग्रेजों के पास पावर भी था, पैसा भी था और पॉलिसी मेकर भी थे। इसी पॉलिसी के तहत वो इतिहास लेखन करने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है एट एनी हाउ ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करना। तो इस क्लियर कट था, उद्देश्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ था कि ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करना है। अब इस इतिहास लेखन के पीछे क्या कारण था वो हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए कारण समझने से पहले आपको आधुनिक भारत की कुछ घटनाओं को समझना होगा और तब आपको कारण और अधिक आसानी से समझ में आएगा। आपको ये घटना में बताऊं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से इन घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जैसे कोई देश जब दूसरे देश में टेस्ट सीरीज मैच खेलने जाता है तो पहले जब जाता है तो कह सकते हैं रिहर्सल मैच होता है 3 दिन का, उसके बाद लीग मैच होता है, उसके बाद फाइनल मैच होता है। ऐसा ही कुछ परिदृश्य था 17वीं शताब्दी में। क्या था परिदृश्य वो देखिए, समझिए। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध के पहले इनका 3 दिवसीय रिहर्सल मैच हो चुका था। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक वार हो चुका था और उस कर्नाटक वार में अंग्रेज फ्रांसीसियों से 20 साबित हुए थे। तो एक तो रिहर्सल मैच में वो जो है अपने आप की अपनी सत्ता या अपने कह सकते हैं प्रभुत्व को स्थापित कर चुके थे। इसके बाद जो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध वास्तव में युद्ध तो नहीं था, लेकिन जो उन्होंने षड्यंत्र रचा उसमें उन्हें सफलता मिली और इस सफलता से उनको अपना वर्तमान दिखाई पड़ने लगा और कह सकते हैं कि जो पहला लीग मैच था उसमें उनको सफलता मिली और वर्तमान उनका क्लियर हो गया। और आगे फिर 2 छोटे मैच थे, जैसे कह लिए 1759 में डचों को इन्होंने बेदरा के युद्ध में और 1760 में पुनः फ्रांसीसियों को वाड़ीवास के युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद फाइनल मैच हो रहा है 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध, जिसमें एक तरफ भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब, ये तीनों शक्तियां एक तरफ हैं और ब्रिटिश एक तरफ है। और इस युद्ध में भी अंग्रेज सफल होते हैं और उसके बाद इनको अपना भविष्य दिखाई पड़ने लगता है। यानी प्लासी के युद्ध से उनका वर्तमान उनको दिखने लगा और बक्सर के युद्ध से इनको अपना भविष्य दिखाई पड़ने लगा। और उसके बाद जैसे ही बक्सर का युद्ध जीतते हैं, इलाहाबाद की 2 संधि होती है और उन संधियों के माध्यम से इन्हें बंगाल बिहार
पर प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला। समस्या कहाँ शुरू हुई? जब इनको प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला तो हिंदू उत्तराधिकार के नियम क्या थे, मुस्लिमों के नियम क्या थे, या जो न्याय प्रणाली थी भारतीयों की या मुस्लिमों की वो क्या थी, ये इनके सामने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ। प्रारंभिक दौर में वारेन हेस्टिंग ने तो हिंदू जो न्यायविद थे उनको और जो मौलवी थे उनको अपने प्रशासन में स्थान दिया कि उनके माध्यम से इनके उत्तराधिकार के नियम, इनके जो है न्याय व्यवस्था को समझ सकेंगे। लेकिन ये स्थायी नहीं था। स्थायी चीज थी वो था कि इनके भारतीयों के इतिहास को समझा जाए, इनके न्याय प्रणाली को समझा जाए, इनकी संस्कृति को समझा जाए, इनके भाषा को समझा जाए, इनके भाषा साहित्य को समझा जाए। तो इसीलिए शुरुआत हुई किस चीज की? इतिहास लेखन की। तो इसके अलावा जो है ये कारण थे। इसके अलावा जब 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उस चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। और जब ईसाई मिशनरी यहाँ आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं ये मोटिव था कि भारतीयों को ईसाई बनाया जाए। तो वो तभी संभव है जब भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को वो अच्छी तरीके से समझ सकें, और यही माध्यम था। वो क्या था? इतिहास लेखन। तो कहीं ना कहीं वो भी कारण था। इसके बाद 1857 का विद्रोह होता है और उस विद्रोह के बाद भी ये निकल करके आया कि हमें अब भारतीयों के हर पहलुओं को जानना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारे कारण थे जिससे इतिहास लेखन की आवश्यकता महसूस हुई। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद तथाकथित अवधारणा क्या थी। जो इतिहास लेखन के जो पुरोधा थे उन्होंने पहले से ही अपने मन में कुछ तथाकथित अवधारणा बना ली थी। वो क्या थी? जैसे यही था कि जो भारतीय हैं वो परिवर्तन विरोधी हैं, वो परिवर्तन विरोधी हैं, अपरिवर्तनशील हैं। तो अगर परिवर्तन का विरोध करेंगे, अपरिवर्तनशील रहेंगे तो इतिहास कैसे आगे बढ़ेगा? तो यानी कहने का तात्पर्य था उनका कि भारतीय इतिहास विरोधी हैं। दूसरा था समाज। कहते हैं कि जो भारतीयों का जो समाज था वो जड़हीन था। भारतीय केवल बस अपने पारलौकिक जीवन में ही फंसे रहते थे। तो कुल मिलाकर के जो है भारतीयों को के प्रति जो उनका दृष्टिकोण उन्होंने बनाया वो तथाकथित रूप से पहले ही उन्होंने एक एज्यूम कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बिंदु पर इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के जो मेन अभी आगे निकल कर जो सिद्धांत पूरा रूप निकल कर आएगा उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि ये सिद्धांत है समाजवादी इतिहास लेखन, इसके पीछे 4 सिद्धांत काम कर रहे थे। पहले तो आप लोग इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि जो है आप आगे पढ़ने में आपको आसानी हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए, तो 4 सिद्धांत हैं: प्राच्यवाद, इंडोलॉजिस्ट, इवेंजिकल्स एंड उपयोगितावाद। प्राच्यवाद को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। प्राच्यवाद एक विचारधारा थी। ये विचारधारा ये मानती थी कि इस विचारधारा में जो मानने वाले लोग थे उनमें प्रमुख रूप से H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन अर्नल्ड, ऐसे कई जो है विद्वान थे जो इस विचारधारा के पोषक थे। उनका मानना था कि प्राचीन भारत के बारे में जो इन्होंने लिखा, जैसे H.T. कोलब्रुक ने 1799 में डाइजेस्ट किताब लिखी और उसमें इन्होंने हिंदू जो कानून थे उनका संकलन किया और उसमें दिखाने का प्रयास किया कि जो प्राचीन भारत है वो गौरवमयी है। इसी तरह से विल्सन ने भी, अर्नल्ड ने भी जो प्राचीन भारत की जो छवि प्रस्तुत की वो कैसी थी? गौरवमयी थी। लेकिन भारत में ब्रिटिश सत्ता का वो समर्थन करते थे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ क्या दिखा रहे हैं कि प्राचीन भारत जो है वो गौरवमयी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ब्रिटिश सत्ता को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल सही है। उसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे वो यूरोप केंद्रित, यूरोसेंट्रिक विचारधारा से पृष्ठपोषित थे। एक विद्वान है एडवर्ड सईद, उनका ये मानना है
कि जो ये प्राच्यवादी हैं ये सब यूरोसेंट्रिक विचारधारा से पोषित हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि जो पश्चिम है यानी जो यूरोप है, जितनी भी सारी चीज़ों जो अच्छी चीज़ें विकसित हुई वो सब कुछ कहाँ विकसित हुई, पश्चिम में विकसित हुई। और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से वो भारत में ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई कर रहे थे। तो इस तरह से जो प्राच्यवादी जो विचारधारा थी जिसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, इस विचारधारा में आपको एक कंट्राडिक्शन दिखेगा कि प्राचीन भारत को गौरवशाली दिखा रहे हैं, लेकिन भारत में यूरोसेंट्रिक कंसेप्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई कर रहे हैं कि सब कुछ जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ, कहाँ पे, यूरोप में हुआ। तो अब ये और इसी पर किताब लिखा है और ओरिएंटलिज्म किताब लिखा है डॉक्टर एडवर्ड सईद ने, और जिसमें इस पूरी विचारधारा को उन्होंने एक ब्रीफ किया है। ये विचारधारा हो गई। दूसरी विचारधारा है इंडोलॉजिस्ट की। इंडोलॉजिस्ट का मतलब है भारतविद, मतलब ऐसे विद्वान जो भारत के बारे में, भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की लोक कला, भारत की भाषा, इन सब के बारे में लिख रहे थे। ऐसे लोगों को इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब इस कैटेगरी में बहुत लंबी फहरिस्त है लोगों की, जिसमें विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जॉर्ज प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक्स मूलर, कर्नल टॉड, ऐसे एक लंबी जो है विद्वानों की एक लिस्ट मिलेगी जो भारतीयों के इतिहास, भारतीयों की संस्कृति, कला, भाषा, साहित्य सब पर लिख रहे हैं। और उन्होंने इसके माध्यम से जो दिखाया, जो पिक्चर प्रस्तुत की, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से जो राष्ट्रवादी लेखक हैं उन्होंने जो पिक्चर प्रस्तुत की थी, कमोबेश वही पिक्चर इन विद्वानों ने प्रस्तुत की। लेकिन निष्कर्ष अगर हम पहुंचे, निष्कर्ष की बात अगर करें, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भी प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक दिखाई पड़ते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, कहने का तात्पर्य यह है कि अल्टीमेटली जो है वो भी ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करेंगे भारत में, सब कुछ अच्छा दिखाएंगे, सारी चीजें बताएंगे। अभी हम लोग जब विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसमें इन लोगों को पढ़ेंगे और हम लोग डिटेल में मैक्स मूलर को समझेंगे और वहां देखेंगे किस प्रकार से मैक्स मूलर भारतीय इतिहास पर अपनी कलम चला रहा है और एक भाषाविद होने के बावजूद भारतीय इतिहास पर, भारतीय साहित्य पर जो लिख रहा है वो अपने आप में अप्रतिम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस विचारधारा के मानने वाले लोग भी पूरी तरीके से ये यूरोसेंट्रिक नहीं है। ये ऐसे विद्वान हैं जो यूरोसेंट्रिक तो नहीं है, लेकिन भारतीय जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, कला है, संस्कृति है, इतिहास है, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तो दूसरी विचारधारा हुई। तीसरे आती है इवेंजिलिकल। ये जो इस विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय धर्म क्या है, बहुत ही तुच्छ है। भारत का जो धर्म है वो बहुत ही निम्न कोटि का है, वो तुच्छ है, और इसका जो सबसे बड़ी कमी है इसकी जो वर्ण व्यवस्था है, इसकी जो सबसे बड़ी कमी है इसकी जो वर्ण व्यवस्था है, ये ऐसे मानने वाले लोग थे। चौथी विचारधारा है उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद का जो कंसेप्ट दिया था जर्मी बेंथम ने दिया था, और इसका मतलब है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका क्या मतलब है, इसका सामान्य सा मतलब है कि अगर तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो यदि कोई कार्य करने के फलस्वरूप यदि अधिकतम लोगों को अगर सुख मिलता है तो अगर उसके लिए तानाशाही व्यवस्था भी अगर लागू की जाए तो भी वो सही है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या था कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता जो स्थापित हुई है उसको भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे कि ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि इस सिद्धांत को जो लागू करेगा अपने कंसेप्ट में जेम्स मिल, अभी जो किताब लिखेगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें इस सिद्धांत को बखूबी प्रयोग करता है और वो दिखाने का प्रयास करता है कि अगर किसी भी नियम को लागू करने से, तार्किक रूप से लागू करने से अगर अधिक लोगों को लाभ होता है तो वो नियम क्या है, सही है। तो कुल मिलाकर के ये जो साम्राज्य इतिहास लेखन है उसके आधार में प्राच्यवाद, इंडोलॉजिस्ट, इवेंजिलिकल्स एंड उपयोगितावाद का कंसेप्ट कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। अभी जब हम विकास की प्रक्रिया देखेंगे तो इन सारे कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा। तो ये रहा
कि समाजवादी इतिहास लेखन का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई और इनके आगे विकास की प्रक्रिया क्या है। तो ये हम लोग समझेंगे अब और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो फैक्ट हैं उनको कैसे याद किया जाए आसानी से, उस पर फिर भी चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारतीयों के उत्तराधिकार के नियम, इनके जो है न्याय व्यवस्था, इनके सामाजिक नियम को समझा जाए। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साम्राज्यवादी या कह लीजिए कि प्राचीन भारत का आधुनिक दृष्टिकोण से अध्ययन प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, इसमें यहाँ कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो भी समझ लेंगे, क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ सवाल बनता है और कई बार सवाल पूछा गया है। यहाँ से कुछ हमने ट्रिक बनाया है, आप समझिए इस चीज को। MBA देखिए, शुरू से ही मेरा यही जो है प्रयास रहा है कि जब भी फैक्ट इस तरह से चीजें हों उनको हम सामान्य चीजों से जोड़ करके याद करें। तो यह देखिए, M से मनुस्मृति, B से भगवत गीता और A से अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये जो है तीन जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय साहित्य में, इनको समझेंगे। देखिए यहाँ सवाल क्या बनता है। सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का ए कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से अनुवाद किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये पहली किताब है जिसका अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन ये पहली किताब नहीं है जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस किताब का जो अनुवाद किया है नेथेलियन हॉलहेड ने इसका अनुवाद किया था। अनुवाद किससे किया था? पारसी भाषा से, फारसी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछता है कि वो पहली पुस्तक कौन है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तब तो मनुस्मृति है। लेकिन अगर ये पूछे कि वो पहली पुस्तक कौन सी है जिसका क्या किया गया है, जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तब ये नहीं होगा उत्तर। तब क्या हो जाएगा? भगवत गीता। ठीक है, तो ये समझिएगा। पहले देखिए, इसका अनुवाद किया गया 1776 में, इसका अनुवाद किया गया 1785 में और इसका अनुवाद किया गया 1789 में। तो देखिए, अगर क्रम आपको याद करना हो कि सबसे पहले किस किताब का अनुवाद किया गया, मनुस्मृति का यम, बी से भगवत गीता 85 में और अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 में। तो इस तरह से आप जो है MBA अगर आप याद रखते हैं तो तीनों किताबों के अनुवाद का क्रम आपको याद हो जाएगा। तो एक तरह से तो आप ऐसे या कर सकते हैं। अभी कौन कौन किया मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सवाल ये बनता है कि इन तीनों किताबों में सर्वाधिक भाषा में किसका अनुवाद किया गया, इसी को पलट दीजिए, यानी ABM कर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक भाषा में जो इन तीनों किताबों में जो अनुवाद किया गया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, फिर भगवत गीता का है और फिर मनुस्मृति का है। तो इस तरह से सवाल कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पहली अनुदित पुस्तक मनुस्मृति किसने किया? नेथेलियन हॉलहेड ने पारसी से अंग्रेजी में किया था। कब? 1776 ए कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से। 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया है चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 1785 में भगवत गीता का इन्होंने अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। इसके बाद
1789 में इसको किया था अनुवाद विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। इसके बारे में चीज और जान लीजिए कि जर्मन भाषा में यूजीसी में सवाल पूछा गया है, जर्मन भाषा में इसका अनुवाद जॉर्ज फॉस्टर ने किया था। पहली बार इस पुस्तक का अनुवाद जो है जॉर्ज फॉस्टर ने किया था अनुवाद। अगर पूछे कि संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद तो विलियम जोन्स, अगर पूछे जर्मन भाषा में अनुवाद संस्कृत से जर्मन में तो जॉर्ज फॉस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एमबीए याद रखते हैं तो इनके अनुवाद का क्रम, अगर पूछे कि सर्वाधिक अनुवाद किसका हुआ तो पलट दीजिए ABM हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आप जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है उसके बारे में आप देखिए। यहां भी देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं। आप कमल याद रखिए, कमल, क से कोलकाता, क से कोलकाता, यम से मुंबई और ल से लंदन। अगर आप ऐसे याद रखिए कमल ने एमबीए किया था तो यहाँ जो क्रोनोलॉजी के जो सवाल आते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना हुई और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो है आप अगर आप याद रखें, कमल याद रखें, क से कोलकाता, म से मुंबई और ल से लंदन, इस क्रम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना की गई जो कहीं न कहीं इतिहास लेखन पर काम कर रही थी। ठीक है, तो ये रहा क्रम। इसके बाद जो पुस्तकों के अनुवाद का क्रम रहा है, आप एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एमबीए हमने बताया था, यहीं पर 85 में किया गया था भगवत गीता का और 1787 में हितोपदेश का, हितोपदेश का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। देखिए भगवत गीता का उपदेश दिया जाता है तो जो अनुवाद भगवत गीता के जिन्होंने किया था उन्होंने ही अनुवाद किया था हितोपदेश का, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चार्ल्स विल्किंस ने ही इसका भी अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हुआ था विलियम जोन्स ने और 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद, गीत गोविंद का अनुवाद, जयदेव की गीत गोविंद है, इसका अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। तो इस तरह का आप याद करना सीख जानिए। अगर जैसे MBA तो जिसने भगवत गीता का अनुवाद किया उसी ने 2 वर्ष बाद हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। उसी के 3 साल 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद भी किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे एक और है कि विलियम जोन्स ने ही 1794 में मनुस्मृति का अनुवाद किया संस्कृत से अंग्रेजी में। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुस्मृति का जो पहला अनुवाद किया था नेथेलियन हेलहेड ने पर्शियन से इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, वो भी 1794 में। तो ये यहाँ चीजें रही हैं। इसके बाद 1799 में
कोलब्रुक ने डाइजेस्ट नाम से हिंदू कानून शास्त्र थे पुस्तकों का उसने संकलन किया। इसके अलावा उसने शिव पुराण, महाभारत के कुछ अंश, भगवत पुराण के कुछ अंश, ऐसे किताबों का भी जो है कोलब्रुक ने जो है अनुवाद करवाया था। तो ये जो है ये वो दौर है जब भारतीय साहित्य की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका अनुवाद किया जा रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है। क्या करने के लिए? इतिहास लेखन के लिए। ठीक है, अब आइए देखिए, अब हम लोग आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के अपने वास्तविक दौर में। ये वो दौर है जब अंग्रेज भारत में अपना प्रसार बहुत तेजी से कर रहे हैं। 1806 से लेकर के 1817-18 का जो दौर है, इसी में जे.एस. मिल ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब इन्होंने 6 खंडों में लिखी। और जाकर के 1718 में जाकर के पूर्ण हुई और प्रकाशित हुई। इस किताब में पूरी तरीके से जो साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन है उसका हमें निहितार्थ दिखाई पड़ता है। इस किताब में ना तो ये इंडोलॉजिस्ट की तरह थे, जैसा हम लोगों ने भी देखा कि भारतीयों का क्या कर रहे थे कि जो प्राचीन भारत गौरवमयी उसका वर्णन कर रहे हैं, ना ही ये केवल इवेंजिकल की तरह है कि केवल कुछ पक्षों पर ही बोलते हैं। ये पूरी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि जो प्राचीन भारत है वो बिल्कुल अविकसित था, वो क्या था, परिवर्तन विरोधी है, वो समाज जो है जड़हीन है, बस उनके लोग केवल जो है पारलौकिक जीवन में ही फंसे हुए हैं। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी वर्ण व्यवस्था है। तो ये पूरी तरीके से दिखाते हैं कि जो प्राचीन भारत है वो पूरी तरीके से क्या है, अविकसित है, जड़हीन है, कूप मंडूप है। ये दिखाते हैं अपनी किताब जे.एस. मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 भागों में पुस्तक को किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। यानी हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इस 3 भागों में किताब को लिखा इन्होंने। और ये दिखाने का प्रयास किया कि जो हिंदू काल है यानी जो प्राचीन भारत है, जो मुस्लिम काल है जो मध्यकालीन भारत है, और जो ब्रिटिश काल है वो आधुनिक भारत है, इन दोनों कालों की इन्होंने क्या किया है, आलोचना की है। पूरी तरीके से इसको नकार दिया है और ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। और ये पूरी तरीके से वेल नोन है कि जे.एस. मिल कभी भी भारत नहीं आया था और उसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करना। और इसीलिए जो है वो किसी भी कालखंड को वो क्या करेगा, तुष्टिकरण उसका नहीं करेगा। जैसा कि आप देखेंगे प्राच्यवादी, जैसा आप देखेंगे इंडोलॉजिस्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि प्राचीन काल अच्छा है लेकिन ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि प्राचीन काल भी हो चाहे मध्यकाल हो, वो दोनों कालों को जो है कि उपलब्धियों को शून्य करार देते हैं और कहते हैं कि भारत का अगर विकास संभव है, भारत में आधुनिकीकरण अगर आना है तो कैसे होगा, ब्रिटिश सत्ता की वजह से ही संभव है। तो इस तरह की बातें कौन करता है, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का जो 3 काल था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इस कंसेप्ट को रोमिला थापर जी ने बड़े ही सामान्य चीजों से नकार दिया है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये धार्मिक जो विभाजन किया गया है वो सही नहीं है, और यदि मान भी लिया जाए इस विभाजन को तो उन्होंने दिखाया है इस चीज का कि जैसे मुस्लिम आते हैं भारत में 8वीं सदी में, 712 में पहली बार आक्रमण करता है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, और ये दिखाते हैं कि 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आ रहे हैं और 14वीं शताब्दी तक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तक दक्षिण भारत में मुस्लिम अभी नहीं पहुंचे हैं, और सुदूर दक्षिण तो उसके बाद भी नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरह से केवल जो है एक छोटे से कालखंड के आधार पर ये बांट देना कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अलावा देखिए जे.एस. मिल ने किस आधार पर जो है ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई किया है वो भी देखिए। तो एक कंसेप्ट था
उपयोगितावाद का, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो जर्मी बेंथम ने दिया था, वो भी अपने सिद्धांत में ये प्रस्तुत करता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि अगर कोई तार्किक तरीके से सोचा जाए और कोई कानून बनाया जाए, कोई नियम बनाया जाए और उससे अधिकतम लोगों का अगर हित अगर हो रहा है तो वो कानून सही है, और चाहे उस कानून के लिए चाहे जैसी सरकार हो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो है ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो मुस्लिम काल है वो कहते हैं कि वो ऐसा नियम बनाते हैं अधिकतम लोगों की सुख के लिए, तो इस आधार पर वो प्राचीन काल यानी जो हिंदू काल है उससे बेहतर मुस्लिम काल को साबित करते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर हम आधुनिक काल को जो है प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के आधार पर इन्होंने मुस्लिम काल को हिंदू काल से ज्यादा बेहतर माना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा है। इसके बाद इसी विचारधारा को आगे इनके पुत्र स्टुअर्ट मिल यानी एस मिल और क्रेन के शिष्य मैकाले ने इसी विचारधारा का पृष्ठपोषण किया। जैसा कि पता है कि मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का कह सकते हैं कि सूत्रधार था। इंडियन पिनल कोड का भी इसने ही जो है एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विचारधारा थी आगे बढ़ती गई और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट ने क्या करके दिखाया ये समझिए। ये समाजवादी जो इतिहास लेखन है इसे आगे बढ़ाएंगे हेनरी इलियट। हेनरी इलियट दिखाने का ये प्रयास करते हैं। इन्होंने जो मध्यकाल है, जो मुस्लिम काल है, उसमें जो पूरे स्रोत हैं उन सब का अध्ययन किया। लगभग 200 स्रोतों का इन्होंने संकलन किया और एक किताब लिखी। हालांकि वो चार भागों में प्रकाशित होनी थी। पहले भाग के प्रकाशन के बाद ही हेनरी इलियट की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसमें उन्होंने इस किताब में ये दिखाया कि जो स्रोत हमें दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने दिखाया कि जो है ये जो काल है मुस्लिम काल है वो हिंदू काल से निम्न कोटि का है। अब देखिए कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। जेएस मिल मुस्लिम काल को हिंदू काल से अच्छा साबित करता है, हेनरी इलियट हिंदू काल को मुस्लिम काल से ज्यादा अच्छा साबित करते हैं, लेकिन अंततः जाकर के ये भी वही जस्टिफाई करेगा कि जो ब्रिटिश पीरियड है, जो ब्रिटिश काल जो सत्ता भारत में है उसी को जस्टिफाई करते हैं। तो इन दोनों जो विचारधारा के जो पोषक हैं, इन दोनों का जो है एक मिल है जो मुस्लिम काल को हिंदू काल से ज्यादा अच्छा साबित करते हैं। हेनरी इलियट हिंदू काल को मुस्लिम काल ज्यादा अच्छा साबित करते हैं, लेकिन अंततः जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष यही निकालते हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो इन दोनों काल से अधिक अच्छी है। यहाँ तक हेनरी इलियट तो यहाँ तक कहता है कि जो मुस्लिम आए, जिन्होंने न केवल आए वरन यहाँ बस गए और इस भारत को अपना लिया, उनसे ज्यादा विकास तो हमने 50 वर्षों में कर दिया। और तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे रहे तो जो विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होगी, और इस इतिहास लेखन के माध्यम से वो यही जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसी विचारधारा को आगे जा करके जो है डाउसन ने, एल्फिंस्टन ने भी जो है किया। एल्फिंस्टन ये अंग्रेज अधिकारी था जो 1795 में आया था, 1825 तक भारत में रहा। इसने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए जेएस मिल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एल्फिंस्टन ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेएस मिल भारत कभी नहीं आया, लेकिन एल्फिंस्टन भारत आया था। तो भारत यहाँ आकर के जब भारत के बारे में लिखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की चीजों को नकार नहीं सकता है, और उसने प्राचीन भारत के बारे में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंततः निष्कर्ष ब्रिटिश सत्ता के प्रति ही समर्पित करता है। तो इस तरह से जो है जेएस मिल हुए, मैकाले हुए, हेनरी इलियट हुए, एल्फिंस्टन हुए, और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम जब पहुंचते हैं 1904 में बीए स्मिथ।
V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने जो दिखाया कि इन्होंने ये दिखाया कि इसका जो किताब लिखा है इन्होंने लगभग 18 शताब्दी तक जो किताब लिखा, इसमें इन्होंने 1/3 पार्ट सिकंदर के ऊपर लिखा है। तो ये दिखाता है कहीं न कहीं जो है कि ये भारतीयों के योगदान को कम आ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे, ये दिखाया। इसके अलावा जो है इन्होंने अशोक के बारे में कहा कि ये केवल बस यूरोप के ईसाई या पादरी के समतुल्य केवल हैं। और इन्होंने समुद्र के बारे में लिखा कि ये भारत के नेपोलियन की तरह था। या अर्थशास्त्र की जो बात की जाती है तो इन्होंने मैकेलियन अर्थशास्त्र के इसकी तुलना की है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में जो इनकी जो विधि थी वो तो आधुनिक थी, जो इतिहास लिखने का जो कंसेप्ट था इनका आधुनिक था, लेकिन जो निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष कहीं न कहीं से जो साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण था कि भारतीयों को कम आ करके ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करने की बात, तो उसी धारा में B.A. स्मिथ भी आते हैं। हालांकि इन्होंने अशोक के ऊपर, कला के ऊपर कई किताबें लिखी हैं जो भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए बहुत सार्थक हैं। लेकिन उनका जो ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसमें इन्होंने एकांगी दृष्टिकोण अख्तियार किया है। तो इस तरह से जो है हमने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में इन विद्वानों के विचारों को देखा। एक विद्वान के विचार को आपको और समझना है जो हालांकि पूरी तरीके से साम्राज्यवादी इतिहास लेखन नहीं है, लेकिन वो इंडोलॉजिस्ट हैं, यानी भारतविद थे, भारत के बारे में लिख रहे हैं, और वो हैं आपके मैक्स मूलर। देखिए इनके बारे में क्या है। मैक्स मूलर मूलतः जर्मनी के थे, लेकिन इनका अधिकांश समय ब्रिटेन में बीता था। और ये जो है जब इनकी मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में, तो मृत्यु के पहले ये तुलनात्मक रूप से भाषा शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इतिहास के बारे में कोई एक तरह से कह लीजिए कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास लिखने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो कला है, भारतीय जो इतिहास है, संस्कृति है, उसके बारे में इनकी रुचि बहुत अच्छी थी। और इन्होंने वेदों पर 1849, 54, 56, 62, 75 में वेदों का इन्होंने अध्ययन किया और वेद को इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा जो है इनकी किताब 1859 में जो सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट 50 खंडों में जो लिखी गई वो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा 1899 में इनकी जो पुस्तक आई थी सिक्स थॉट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वो भी किताब भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो कहने का तात्पर्य था कि इन्होंने प्राचीन भारत की जो दशा थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिखाया। और यहाँ तक भी कहते हैं कि जो ब्रिटिश कहते हैं कि वे लोग जो प्लेटो और कांट की तरफ देख रहे हैं वो भारत की तरफ देखें, यहाँ तक बात कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अंततः इनका जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष आकर के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर पहुंच जाते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को कहीं न कहीं से ये भी जस्टिफाई करते हुए हमें दिखाई पड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि भारतीय साहित्य पर एक अच्छा काम इन्होंने किया। भारतीय साहित्य, यहाँ तक विवेकानंद कहते हैं इनके बारे में कि पश्चिम में अगर भारतीय संस्कृति सभ्यता को कोई प्रसारित का जो ज्ञान पहुंचाया तो वो है मैक्स मूलर, हम इनके ऋणी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका जो निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष कहीं न कहीं जो है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के समतुल्य जाकर के ठहरता है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन है वो कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता को जस्टिफाई करने में ही लगा रहा। तो अब इसके क्या इनकी आलोचनाएं नहीं, वो आगे हम लोग देखेंगे, राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के खंड में पार्ट में देखेंगे। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उन्होंने कहा है कि इतिहासकार को न्यायाधीश की तरह होना चाहिए, ना कि अधिवक्ता की तरह। और जितने आपने भी नाम देखा आपने, ये सारे के सारे जो विद्वान थे वो अधिवक्ता रहे
वो प्रयास तो किए, कुछ लोगों ने प्रयास किया, जैसे मैक्स मुलर ही है, इन्होंने प्रयास तो किया कि न्यायाधीश बना जाए इतिहास के संबंध में, लेकिन अंततः निष्कर्ष क्या निकला कि वो भी अधिवक्ता ही बने रहे। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये रहा कि जितने विद्वान थे, हम लोगों ने जितना अध्ययन किया, इन सारे लोगों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रयास तो किया कि प्राचीन भारत की जो विशेष गुण है उनको उद्घाटित किया जाए, लेकिन निष्कर्ष रूप में वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखनों के समतुल्य जाकर के पहुंचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो के संबंध में जो भी सुझाव हो मुझे जरूर अवगत कराएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।